नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज से हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे देश के उन नन्हे मुन्ने बच्चों की दास्तान जो कि आम जिंदगी की खुशियों से बहुत दूर हैं। हाशिए पर रहने वाले इन बच्चों को पढ़ाई करना, खेलना कूदना, अपनों का प्यार मिलना एक सपना सा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करूंगी एक 11 साल की सुभाषिनी के साथ। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी इसके बारे में, आप देखिए और फिर फीडबैक दीजिएगा। कोरोना की महामारी, लॉकडाउन के बीच फंसे भूखे प्यासे लोग, जहां 2 वक्त की रोटी का कुछ पता नहीं, जहां परिवारों को ये पता नहीं कि उनका घर अगले कुछ सालों में कैसे चलेगा, वहां शायद ही लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि महामारी और लॉकडाउन की अनिश्चितता के बीच नन्हे बच्चों पर क्या गुजर रही है, उनकी जिंदगी, उनकी इच्छाओं का क्या होगा। स्वराज एक्सप्रेस की टीम आपको लेकर चलती है उड़ीसा के रघुनाथपुर के आदिवासी इलाके में। उड़ीसा के रघुनाथपुर के एक हॉस्टल में रहने वाली 11 साल की सुभाषिनी के माता पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। रिश्तेदारों के नाम पर बूढ़ी दादी जिंदा है, लेकिन हॉस्टल से 30 किलोमीटर दूर गांव में अकेले रहती है। परिवार का प्यार क्या होता है सुभाषिनी नहीं जानती। ऐसे में 5 साल पहले उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई, एस्पायर नाम के एनजीओ की पहल की शक्ल में। जब उसे एक छात्रावास में दाखिला मिला, पढ़ाई का ककहरा शुरू हुआ। अब पिछले 5 साल से ये हॉस्टल ही उसका घर है। जब मैं छोटी बच्ची थी तब पहले मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। तब मेरी माँ ने मुझे अपने पास रखा था। घर चलाने में दिक्कत होने के कारण मेरी माँ मुझे लेकर मायके चली गई। वहाँ भी काफी तकलीफ हुई। नटवर दादा को जब जानकारी हुई कि आरबीसी में ऐसे बच्चों को रखकर पढ़ाया जाता है, तब उन्होंने दिगंबर सर को मेरे बारे में बताया और उसके बाद मुझे आरबीसी लाया गया। मैंने आरबीसी में रहकर पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ खेलना, नाचना, गाना भी सीखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पाठपढ़ा सहित नाच खेल कूद मत बहुत भल लगे। अब जैसे कि लॉकडाउन ने सबकी जिंदगी पर असर डाला है, वैसे ही सुभाषिनी की जिंदगी में भी बदलाव आना ही था। लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल के सभी बच्चों को उनके घर भेजने का फैसला लिया गया। सुभाषिनी की दादी क्योंकि अकेले रहती थी और उसका कोई सहारा भी नहीं था, तो सुभाषिनी ने सोचा वो अपनी दादी के पास जाकर वक्त गुजारे। लेकिन सुभाषिनी नहीं जानती थी कि घर वापसी उसके लिए कई मुश्किलें लाने वाली है। घर चलाने के लिए उसे लकड़ी इकट्ठा कर बेचनी पड़ रही है। घर घर जाकर बर्तन धोने पड़ रहे हैं। इसी बीच उसने कई घरों में झाड़ू और पोंछे का काम भी किया, सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी बूढ़ी दादी का पेट भर सके। यानी सुभाषिनी की जिंदगी एक बार फिर उन्हीं मुश्किलों में उलझ गई, जिनसे बचाकर उसे हॉस्टल भेजा गया था। घर वापसी के बाद उसकी मुश्किल जिंदगी की हकीकत एक बाल मानवाधिकार कार्यकर्ता से देखी नहीं गई और वो उसे वापस उसी के हॉस्टल में ले आए। सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित होने पर विद्यालय बंद हो गया और वह घर पर आकर रहने लगी। इसी लॉकडाउन के दौरान एस्पायर कर्मी दिगंबर नायक ने मुझसे पूछा कि जो बच्ची सुभाषिनी वहाँ रह रही थी, जिसके माता पिता पास नहीं थे, अभी छुट्टी में कहाँ रह रही है। तो मैंने उसके संपर्क के लोगों के घर जाकर देखा कि वहाँ पर असुविधा के कारण पड़ोस के घर में काम कर रही है।
वहाँ उसे कोई पढ़ने का समय नहीं दे रहा था। लॉकडाउन के दौरान एस्पायर कर्मी और शिशु अधिकार सुरक्षा समिति के सदस्य बच्चों को घर घर जाकर ट्रैक कर रहे थे। उसी समय शिशु अधिकार सुरक्षा समिति के सदस्य नटवर महंता ने जब इस बच्ची को कष्ट में देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और एस्पायर कर्मी के साथ मिलकर उन्होंने इसे आरबीसी में रखने का आग्रह किया। लॉकडाउन खत्म होने पर मैं दोबारा उसे आश्रम विद्यालय भेज दूंगी। सुभाषिनी तो वापस हॉस्टल आ गई है, लेकिन न जाने आज भी कितनी सुभाषिनी है जिनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से उनकी जिंदगी उसी मुकाम पर आ गई है जिसके आगे का रास्ता बेहद धुंधला दिख रहा है। तो आज सुभाषिनी जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए जीवन एक मजबूरी है और एस्पायर एनजीओ जो काम कर रहा है वो आज टाटा स्टील कॉरपोरेशन की मदद से एस्पायर इस समय कई लाखों स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनके खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं इस समय एस्पायर एनजीओ बहुत सारे बच्चों को उपलब्ध करा रहा है। लेकिन आज जो हम कहानी जो मैंने आपको दिखाई है वो थी उड़ीसा के एक ट्राइबल बेल्ट इलाके की और सुभाषिनी की वो कहानी जो मैंने आपको दिखाई है वो बहुत ही मार्मिक है। लेकिन सुभाषिनी जैसे कितने बच्चे हैं जो आज इन ट्राइबल बेल्ट्स में पनप रहे हैं लेकिन जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उनका जीवन आगे कैसे चलेगा, गरीबी की एक लंबी दास्तान है, उनके पास सहूलियतें नहीं है, इनका क्या होगा। तो आइए अब आज की चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं और शांता सिन्हा जो कि बहुत ही एक जानी मानी एंटी चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट रह चुकी हैं, पद्मा अवार्डी हैं, पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी हैं एनसीपीसीआर की। शांता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं वो है दयाराम जो कि बहुत जाने माने एक्टिविस्ट हैं और एस्पायर एनजीओ जो कि इस पूरी मुहिम में आगे बढ़ा है और उसके वो सेक्रेटरी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दया आपसे शुरू करूंगी आज की चर्चा कि सुभाषिनी जैसे आज बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्राइबल बेल्ट्स में इस समय हैं, उनके लिए इस समय क्या चुनौती रही है। खासकर लॉकडाउन का अगर हम पीरियड देखें, हमने बहुत सारे दृश्य देखे जहां पर मजदूर पैदल चलकर जा रहे थे और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया। लेकिन बच्चों को इस पूरी क्रम में बच्चों को लेकिन लोग उनके बारे में नहीं सोच पाते कि बच्चों का क्या होगा। तो आज क्या स्थिति है उन ट्राइबल बेल्ट्स में ऐसे बच्चों की? बहुतायत बच्चों की स्थिति ये है कि घर पहुंचने के बाद जैसे सुहासिनी जैसी और भी बहुत बच्चियां और बच्चे हैं जिनके लिए अपने लिए दोनों शाम का खाना जुटाना भी मुश्किल है। उसमें से कई बच्चे तो अभी भी बाल मजदूरी में फिर से ज्वाइन करने लगे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर में। बहुत सारी लड़कियों की स्थिति है कि उसके घर में दबाव है उसकी शादी के लिए और हमारे एक्टिविस्ट लगातार काम कर रहे हैं कि ऐसा कोई चाइल्ड मैरिज ना हो। तो ये कठिन परिस्थिति है क्योंकि ये हमारे आरबीसीज में भी 2000 बच्चे थे और इसके अतिरिक्त करीब 4000 बच्चों को हमने गवर्नमेंट के आश्रमशाला में आरबीसी से रख के फिर उसमें जोड़ा था। जब ये घर आ गए हैं तो उसमें से बहुत सारे बच्चों को ऐसे हमने बच्चों की पहचान की है। हमारे इलाके में 1156 बच्चे हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है। उनके लिए घर में टिके रहना और अपनी पढ़ाई को जारी रखना मुश्किल हो रहा है। वो श्रम से जुड़ रहे हैं, जंगल जाके लकड़ी उठाते हैं और ये हमारी कोशिश है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, हम मोबाइल से भी कांटेक्ट कर रहे हैं और हमारे हर पंचायत में चूंकि हमारा 2 कार्यकर्ता है तो उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों के लिए काफी मुश्किल पड़ रही है यदि उनको हॉस्टल वापस नहीं लाया गया, आश्रमशाला में वापस नहीं लाया गया तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी स्टडी कंटिन्यू करना। और अब तक का जो एफर्ट था उनकी जिंदगी पे तो असर पड़ेगा। हमने जो काम किया अब तक वो भी एक तरह से वो पीछे पड़ जाएगा। जी शांता जी आपके पास आऊंगी कि आए दिन जितनी भी सरकारें हैं वो ये कहती हैं कि हमने ट्राइबल बच्चों के लिए ये किया, हमने ट्राइबल जो लोग हैं उनके परिवारों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। कमी कहां पर रह गई है? क्या सिस्टम ने इन ट्राइबल्स को फेल कर दिया है? जरूर। आई थिंक आई मस्ट से दैट देयर इज अ ह्यूज स्टेट डेफिसिट इन एजुकेशन सिस्टम में। तो ख्याल ही नहीं रखते बाल अधिकार के बारे में। फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है कि सभी बच्चे विद्या प्राप्त किए, सभी बच्चे स्कूल में गए और स्कूल से वंचित कोई न रहे। लेकिन
अगर एस्पायर को देखे, उनके काम को देखे, नहीं तो एमवी फाउंडेशन एनजीओ के देखे, हमने गिन कर बच्चों को घर से ले आकर स्कूल में दाखिला किए। ये गिनने का काम एनजीओ का नहीं होता है, ये गिनने का काम सरकार के होना चाहिए और ट्रैकिंग करना चाहिए कि बच्चे सब स्कूल में है, क्या राइट टू एजुकेशन सही तरह से इस्तेमाल हो रही है, नहीं हो रही है, उसका जिम्मेवार क्या है, जिम्मेवार कौन है। That is the total failure of the state, that it has not tracked children, it has not got children to school. And why does it need NGOs to do this work? It is the government that has to do this work. Why does it not delegate the work to the Gram Panchayats or to the school teachers themselves to see that children enjoy their right to education? वो तो नहीं हो रही है। And काफी दुख की बात है कि in this COVID, in this times, जब बच्चे सब आश्रमशाला से, हॉस्टल से पूरे देश में घर चले गए वापस, घर में तो बहुत गरीबी है, बहुत नुकसान है, काम नहीं है, इनकम नहीं है, भूख है, हंगर, एंड गर्ल्स आर, बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव। पूरा देयर इज सो मच ऑफ हंगर देयर इज नो इनकम देयर ड्यू टू लॉकडाउन, काम नहीं मिल रहा है। और इस माहौल में घर में किसी भी एनी गरीब के घर में 2 दिन का खाना भी नहीं है। देर ऑल लिविंग ऑन वन मॉर्निंग और नाइट फूड, दे नॉट ईटिंग टू मील्स अ डे। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रेशर दैट देयर इज ऑन चिल्ड्रन एट द मोमेंट। बिल्कुल, आपने सही कहा शारदा जी। आपने कहा कि जो सहूलतें हैं, जो सरकार को काम करना चाहिए था, वो सरकार ने इन ट्राइबल बेल्ट्स में इन बच्चों के लिए नहीं किया। दया, आपसे पूछूंगी, आप भी वहां पर ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में वहां पर पर्याप्त मात्रा में स्कूल्स हैं, क्या पर्याप्त मात्रा में हॉस्टल्स हैं? क्योंकि आप जिस भी सरकार से बात करिए, चाहे उड़ीसा की सरकार से बात करिए या केंद्र सरकार से बात करिए, वो कहेंगे नहीं, हमारी तो बहुत सारी स्कीमें हैं और जो लोगों तक पहुंच रही हैं और ट्राइबल्स तक हम पहुंच रहे हैं, हम गरीबों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आप लोग से जब बात करते हैं तो स्थिति बिल्कुल अलग दिखती है। तो कितने हॉस्टल्स हैं, कितने वहां पर स्कूल्स हैं? क्या वाकई में बच्चे सारे वहां पर इस समय उनको पढ़ाई, शिक्षा की सहूलतें मिल रही हैं? अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्थिति है। फिर भी जो भी स्टेट है इंक्लूडिंग उड़ीसा, मैं ये कहूंगा कि और अधिक आश्रमशाला और छात्रावासों की जरूरत है, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स की। बहुत सारे बच्चे, मैं जितने ट्राइबल बच्चों से, गरीब बच्चों से, दूसरे भी गरीब बच्चे हैं, जब मैं इनसे मिलता हूँ, घर में रह के उनकी शिक्षा संभव नहीं है, क्योंकि उनको काम में लगना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये भी है कि स्कूलों में जिस तरह से काम होता है, पढ़ाई होती है, तो बच्चों के लिए होम सपोर्ट, उनके अभिभावक उनको पढ़ाए या उनके लिए ट्यूशन पढ़े, ये जरूरी हो गया है। जबकि ये माँ बाप ना तो उनको पढ़ा सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, ना तो वो उन्हें ट्यूशन में डाल सकते हैं, ना उनके इतने साधन है। तो ये बच्चे फिर जो स्कूल है भी, वहां से वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सीख नहीं पाते हैं। तो छात्रावासों को और एक्सपैंड करने की जरूरत है। स्कूलों में जो जिस तरह से काम होता है उसको सुधारने की जरूरत है। कई जगहों पे शिक्षकों की भी कमी है और शिक्षक होते हुए जिस तरह से काम करना चाहिए, उन पर कई तरह का दबाव है। मेरी समझ में आज की तारीख में शिक्षक का पहला काम शिक्षा नहीं रह गया है। उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां ला दी गई है, जितने रजिस्टर्स भरने हैं, उनके लिए आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ों को भेजना पहली वरीयता है बच्चों की शिक्षा के अतिरिक्त। और उसके लिए अकेले सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार नहीं, इस व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है, बिल्कुल साथ मिल काम करने की जरूरत है और छात्रावासों में और ज्यादा विस्तार की जरूरत है। छात्रावास गर्मी की छुट्टियों में बंद हो जाते हैं, तब भी बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है। हम अपने जो रेजिडेंशियल बेस्ड कोर्सेज है, इन सारे बच्चों को वहां शामिल करते हैं, नहीं तो उनके लिए वो 1.5-2 महीने की गर्मी छुट्टी भी बहुत मुश्किल भरी होती है। निश्चित रूप से बहुत जी। तो शिक्षा को लेकर तो जो चुनौतियां हैं वो है ही, लेकिन गरीबी, कुपोषण, ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है, कई लोगों ने इस बात को कहा है कि ट्राइबल इलाके में ऐसी बहुत सारी पहली पीढ़ी है जिनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है औरोबिंदो बहेरा। वो उड़ीसा में ही रहते हैं और बहुत क्लोजली उन्होंने ट्राइबल इलाकों में काम किया है।
और अरविंदो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक के बाद पहला प्रश्न मैं आपसे ही करूंगी कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन ट्राइबल इलाके में। हमने एक स्टोरी दिखाई थी 11 साल की सुभाषिनी जो कि वापस लॉकडाउन में जब अपने घर गई थी और वापस उसको चाइल्ड लेबर एक्टिविटी में डाला गया और वो मजबूरन उसे बर्तन धोने पड़े, झाड़ू पोछा घर में करना पड़ा क्योंकि इतनी ज्यादा गरीबी थी। तो क्या गरीबी क्या मेन वजह है उन इलाकों में कि आज वहां के परिवार पनप नहीं पा रहे हैं? अब लॉकडाउन के टाइम में तो सब स्कूल बंद है सब, और जो आदिवासी इलाके में जो स्कूल हैं वो बच्चे सब घर में रहते हैं और घर में उनका कोई पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जहाँ वो पढ़ाई कर सके, टीचर का गाइडेंस मिल सके। इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं है जिसके ऑनलाइन एजुकेशन चल सके। तो इसी हालत में जो कुछ एफर्ट की आवश्यकता है वो बच्चों का पढ़ाई चालू रखने के लिए, क्योंकि वो ड्रॉप आउट रेट वो तो एक बड़ा समस्या है ट्राइबल एरिया में। अगर इसका जो कोई डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा तो इसके असर पड़ेगा बच्चों के पढ़ाई पर, फ्यूचर पर। तो एस्पायर जो एफर्ट कर रहा है वो इसको खूब जरूरी आवश्यकता है। और आदिवासी इलाके में 3 जो आदिवासी जिले में काम कर रहे हैं उड़ीसा में, इसका कोई विशेष इसका महत्व रहता है। बिल्कुल, आपने सही कहा अरविंदो जी। अब मैं शांता जी के पास आऊंगी कि शांता जी आपसे कारण समझना चाहेंगे कि सरकारी जो तंत्र है वो ट्राइबल इलाकों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार के पास न फंड्स की कमी है, न स्कीम्स की कमी है और इंटेंशन की भी कमी नहीं है। बहुत ही वेल इंटेंटेड लोग हैं और जिनका ये कहना है कि नहीं, हमारी तो गरीबों की सरकार है, हम गरीबों तक पहुंचना चाह रहे हैं, हम उन ट्राइबल इलाकों में पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो स्कीम्स कुछ भी ट्रांसलेटेड नहीं दिखती हैं एक्शनेबल चीजों में। तो उसका क्या कारण है? एक इनसेंसिटिविटी, एक असंवेदनशीलता नजर आती है सरकार की। आप इसे कैसे देखेंगी? आपने सवाल पूछा और जवाब दे दिया। अच्छा, कि क्यों नहीं हो रहा काम जी। हाँ, तो सरकार के पास तो पैसे हैं, काफी है, और इतना बड़ा पैसा है कि पूरे देश में सभी बच्चे आ सकते भी, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? आप ही जवाब ने दिया कि इनसेंसिटिविटी में थोड़ा सेंसिटिविटी में थोड़ा कमी हो गया। क्या ये बच्चों देश के बच्चे नहीं हैं क्या? अगर एक अपॉर्चुनिटी दिए, हमने देखा ये सुभाषिनी की केस स्टडी में कितनी स्मार्ट दिख रही है, कितना अच्छा वो स्कूल गई है, कितना अच्छा 4 साल में स्टूडेंट बन गई है। क्या ये काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती? अगर वो रॉकेट भेज सकती है और अगर वो सैटेलाइट आसमान में उड़ा सकती है, क्या ये छोटी बच्ची अपने घर से क्या स्कूल में दाखिला नहीं कर सकती? अगर सोचे, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू, अगर उनको दिल है गरीब बच्चे के ऊपर, अगर उनको दिल है कि हमारे देश में सभी बच्चे स्कूल में रहना ही चाहिए, अगर उनको ये समझ में आती है कि गरीबी पूरी तरह से हटाना है अपना देश में, तो उनको समझ में आ जाती है कि सभी बच्चे स्कूल में ही रहे। आपने गरीबी हटाने के लिए भी स्कूल जाना ही पड़ेगा सभी बच्चे। आपने एक इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया एंड यू सेड दैट इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू, अगर गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल विल है तो शायद इन बच्चों को सारी सहूलियतें मिलेंगी। लेकिन दया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होती है वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर होती है, नौकरशाहों के ऊपर होती है कि वो किसी भी तरीके से, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पर हो, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ चूक होती है? क्या वो लोग ट्राइबल इलाके में नहीं पहुंच पा रहे हैं या ट्राइबल इलाकों में जाना ही नहीं चाहते? क्या हकीकत क्या है? बहुत सारी जिम्मेदारियां उड़ीसा जैसे जगहों में पंचायतों की जिम्मे है, और पंचायत और स्कूल के साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो शाला प्रबंधन समिति है उनको कई सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पर जिस तरह से पंचायतों को और शाला प्रबंधन कमेटी को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को संवर्धित करने की जरूरत है, उनको ओरिएंट करने की जरूरत है और उनके हैंड होल्डिंग की भी जरूरत है।
वो नहीं हुआ है, उसमें गैप है। ये पूरे आरटी एक्ट के समय जब ये सोचा गया और जिस तरह ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमने टीचरों पे छोड़ दी और सरकार के ऊपर, और शुरू से ही शिक्षक को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अभिभावक है उनकी भागीदारी पर जी। तो इसको रिजॉल्व नहीं किया। जहां भी एनजीओ जहां हम लोग काम कर रहे हैं पंचायतों के साथ, तो पंचायतों के पास फंड भी है, पंचायतों के पास अधिकार भी है, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जब वो सक्रिय हो रहे हैं तो फिर वो गवर्नमेंट स्कीम को भी ठीक से लागू कर रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति में 2000 करीब ऐसे बस्तियां हैं जहां हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि एक भी बच्चा, मैं जब एक भी बच्चा कह रहा हूं ये बच्ची, तो लिटरली एक भी स्कूल से बाहर नहीं है, सबके सब स्कूल में है या आश्रमशाला में है। ये संभव भी है जब सरकार, पंचायत, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या ये मैं कहूं कि ब्रॉडर कम्युनिटी जब दोनों मिलकर साथ काम करें तो संभव है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम्स में भी कई सारे इनएडिक्वेसीज हैं और कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दोनों साथ मिलकर मैंने देखा है कि जब सिनर्जी क्रिएट होता है तो दे आर एबल टू डू इट। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, और अरविंदो जी आपके पास आऊंगी आखिरी सवाल लेकर, कि ट्राइबल बच्चों को हम जो बाकी जनरल बच्चे हैं उनसे हम हमेशा अलग देखते हैं। ट्राइबल बच्चों के नाम पर जितनी भी जो समाज में जो कुरीतियां हैं वो उनसे जुड़ी हुई हैं, वो बेचारे चाइल्ड लेबर में भी हैं, गरीबी से ग्रसित है। उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ट्राइबल बच्चों के साथ ही नजर आती हैं। तो क्या जो ट्राइबल इलाकों के जो बच्चे हैं उन्हें क्या मेन स्ट्रीम बच्चों की तरह ट्रीटमेंट कैसे दे? आज सबसे बड़ा ये सवाल है कि उनकी मेन स्ट्रीमिंग कैसे की जाए। क्या सुझाव है आपका? हाँ, ये ठीक बात कर रहे हैं आप। इनको उनका कल्चर इंटैक्ट रहे और फिर भी वो मेन स्ट्रीम को आए, एक चैलेंज है सबके लिए। लेकिन वो मेन स्ट्रीमिंग मेन स्ट्रीमिंग का एक एडवर्स एस्पेक्ट भी है। तो ये लोग जब शहर को आते हैं और फिर भी वो अलग रहते हैं, उनके लिए अलग हॉस्टल होता है, तो वो मेन स्ट्रीम हो पाते हैं या उनका कल्चर को रिटर्न कर सकते हैं जी। इसलिए इसको जरा सेंसिटिवली हैंडल करना है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से इन सारी इश्यूज को हैंडल करना चाहिए। लेकिन आज हमने जो कहानी दिखाई सुभाषिनी की, तो सुभाषिनी की तरह ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज जूझ रहे हैं, और उनकी मेन स्ट्रीमिंग कैसे की जाए। एस्पायर एक ऐसी एनजीओ है जिसे सपोर्ट किया है टाटा स्टील कॉर्पोरेशन ने, और उसकी मदद से सुभाषिनी जैसे बच्चे तो लकी हैं। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शिक्षा, गरीबी, शिक्षा से तो वो दूर है ही, लेकिन साथ में गरीबी की वजह से वो जिंदगी से अभी भी जूझ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया दयाराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। शांता सिन्हा जी, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और अरविंदो जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हमारा कार्यक्रम है बूंदे ओस की, वो हर हफ्ते आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। अगले हफ्ते किसी और इलाके से किसी और बच्चे की दास्तान और फिर चर्चा के साथ भी मैं जुड़ूंगी। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश करेगा, आप उस ईमेल आईडी पर अपने सुझाव लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। नमस्कार।